नमस्कार। संगीत पर आधारित हमारे व्याख्यानों में कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनकी जिज्ञासा विद्यार्थियों को हमेशा बनी रहती है। बहुत से आपके ऐसे प्रश्न भी हमारे पास आए हैं जिनको आधार मानकर हम आपकी उन जिज्ञासाओं को कहीं पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज ऐसे ही एक विषय को हमने लिया है जो बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा है, और क्योंकि हम भारतीय संगीत की बात करते हैं तो उसके साथ यह प्रश्न उठना जो है वो बहुत ही स्वाभाविक है। तो हमारा विषय है भारतीय संगीत और कल्पना। जी हाँ, कल्पना, इमेजिनेशन। भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात कहें, क्योंकि हमारा विषय भारतीय शास्त्रीय संगीत है इस समय, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हुए हम इस विषय कल्पना को आज आपके सामने विस्तार से बताएंगे। वैसे संगीत और कल्पना ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे संगीत का कोई भी पक्ष हो, वो शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय हो, सुगम संगीत हो, चित्रपट संगीत हो, या संगीत का कोई भी रूप, लोक संगीत हम कह सकते हैं, कल्पना से ही उसका आरंभ होता है। यानी हमने कुछ इमेजिन किया, हमने एक चीज सोची और उसके आधार पर जो है संगीत जो है वो बना। तो कहीं ना कहीं हर गीत पर, हर लोकगीत, हर शास्त्रीय संगीत की बंदिश या उपशास्त्रीय संगीत की रचना या किसी भी प्रकार के संगीत में जो है कल्पना अपने आप में पूरी तरह से जो है वो रमी हुई है। अब हम इस विषय पर कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और कल्पना का क्या संबंध है, इस पर आज हम आपको बताएंगे। जैसे ही हम कल्पना शब्द कहते हैं तो स्वाभाविक है एक शब्द हमारे सामने आता है, ख्याल। तो ख्याल यानी अपने आप में वही कल्पना, इमेजिनेशन। तो हम क्या ये समझ लें कि ख्याल यानी कि जो शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली है वही कल्पना है? नाम से तो कल्पना अवश्य है, लेकिन मात्र ख्याल के साथ कल्पना नहीं जुड़ी हुई, बल्कि हर तरह की जो शैली है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, उसके साथ कल्पना शुरू से ही जुड़ी है। क्योंकि ये एक तरह का फिक्स्ड नहीं है। स्वरों पर आधारित संगीत तो है, लेकिन जो गायक या वादक जो कहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन करता है या बढ़त करता है या जो उसका चलन को दिखाता है राग रागनियों की, तो उससे जो विस्तार करता है वो अपने आप में कल्पना का एक रूप है। तो आज हम इस विषय पर ही बात करते हुए अलग अलग शैलियों में कल्पना कहाँ पर आती है, किस प्रकार से कल्पना को आधार बना के जो है प्रस्तुति की जाती है, तो उसके विषय में आपको बताएंगे। विद्यार्थी जीवन में जब हम कभी भी संगीत को सीखने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो बड़े साधारण तौर पर विद्यार्थी को बता दिया जाता है कि संगीत की ये परिभाषा है, या कहें कि गायन, वादन और नृत्य को लेकर संगीत जो है वो बना है। तो महज परिभाषा तो हमने सीख ली, लेकिन परिभाषा के आगे जब विस्तार से, गूढ़ता से उसका हम अध्ययन करें तो वहां पर हमें बहुत कुछ अथाह समुद्र दिखाई पड़ता है। तो हम एक कहें कि स्टेप वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। संगीत यानी सम्यक गीतम, यानी भली भांति गाया हुआ गीत, या हम कहें कि पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में जो एक परिभाषा बोली है कि गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर संगीत बना है, तो ये एक परिभाषा के तौर पर एक आधार जो है हमको संगीत का देता है। और वैसे हम एक साधारण तौर पर हम कहें कि संगीत क्या है, तो साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि भाई स्वरों से या हमें लय से, ताल से जो हमें एक आनंद की, इनके कॉम्बिनेशन से जो हमें जो एक आनंद की प्राप्ति होती है, या इसके एक विशिष्ट स्वरूप से उसको सुनकर, गाकर या बजाकर जो हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो कहीं ना कहीं संगीत की इस परिभाषा को परिलक्षित करता है।
अब संगीत के तो बहुत से रूप हैं। जैसे कि हम भारतीय संगीत की बात करते हैं तो भारतीय संगीत में शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, तो मुख्य तौर पर ये 4 जो हैं प्रकार प्रसिद्ध हैं या प्रचलित हैं। अब इन चारों प्रकारों में कल्पना का कहाँ पर स्थान है या कल्पना का कहाँ पर उसके साथ संबंध है, इस चीज को हम जानते हैं। यानी कि पहले हम लेते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी ऐसा संगीत जो शास्त्रों से बंधा हुआ है। जैसे मैं बिल्कुल सहज भाषा में हमेशा बताती हूँ कि कुछ नियम हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है थ्रू आउट, और यदि हम उन नियमों को यानी उस शास्त्र को फॉलो करते हुए ही हम अपना अभ्यास करें तो वो शास्त्रीय संगीत का एक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उपशास्त्रीय संगीत यानी उसमें थोड़ा बहुत हम एक शिथिलता रखते हैं उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। यानी शास्त्रीय संगीत तो है लेकिन उसका आधार शास्त्रीय संगीत का लेकर भावात्मक जो अभिव्यक्ति है उस पर यहाँ ज़्यादा जोर लगता है। यानी शास्त्रीय के साथ थोड़ा बहुत हम उसके नियमों में थोड़ी बहुत हम लीनियंसी या हम कह कि थोड़ा बहुत हम उसको कहीं किसी और राग के साथ उसकी छवि या छाया दिखती हो या कुछ न कुछ आविर्भाव तिरोभाव को लेकर हम चलें तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें इतना स्कोप है, इतना हमें आज़ादी है कि हम उसके भाव की अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा बहुत हम चेंज जो है वो ले सकते हैं। यानी शास्त्रीय में जो संगीत में जो पूरी तरह से नियमों की बहुत क्या कहना चाहिए कि एक अटूट या हम कहें कि उस नियम को मानना ही मानना है, लेकिन उस नियम को मानते हुए थोड़ा बहुत उसके भावों को और सुंदर तरीके से उजागर करने उन नियमों में थोड़ी बहुत शिथिलता जो है हम उपशास्त्रीय संगीत में देखते हैं। सुगम संगीत यानी जो सुगम हो, जो भी आसानी तरीके से गाया बजाया जाए, विशेषकर जो है उस भाव को या उस अर्थ को जो है वो बता रहा है उस तरह का हम उसमें कुछ भी चेंज ला सकते हैं, इतनी हमें पूरी आज़ादी है। लोक संगीत यानी लोगों का संगीत, जो लोगों में संगीत प्रचलित है, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, जो किसी भी विषय पर हो सकता है, हमारे दैनिक दिनचर्या पर हो सकता है, हम किसी विषय से प्रभावित होकर भी वो बन सकता है। तो इसमें कोई इस तरह के नियमों का या राग रागनियों का या स्वरों के कॉम्बिनेशंस का या किसी भी तरह का जो है कोई नियम इसमें लागू नहीं होता। ये स्वाभाविक हैं, प्रकृति से जुड़े हुए, या हम कहेंगे किसी भी तरह के इसमें आर्टिफिशियल जो एक स्वरूप है वो नज़र नहीं आता, बड़े ही अकृत्रिम हैं। यानी कि उसकी बनावट जो है सहज है, सरल हैं। इसीलिए आप देखिए कि अलग अलग स्थानों के जो लोकगीत हैं वो अलग अलग उन स्थानों की प्राकृतिक जो दशा है, ऐतिहासिक जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, या विशिष्ट वर्ग से संबंधित है, या किसी विशिष्ट उत्सव से संबंधित है, या किसी विशिष्ट पर्व से संबंधित है, किसी विशिष्ट कोई कार्य या किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित है। तो इस तरह की के विषयों को लेकर जो बिल्कुल स्वाभाविक रूप में अपने आप बने हैं, या किसने बनाया, कैसे वो आगे बढ़े, वो एक सुनते सुनते जनरेशन वाइज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो आज भी जब हम लोकगीतों को सुनते हैं तो आप देखिए उसमें किसी प्रकार के स्वरों की जो है कहें कि बनावट या उसमें शब्दों का जो संग्रह होता है वो बहुत ही साधारण होता है। बोलचाल की भाषा जो उस क्षेत्र की होती है उससे जुड़ी हुई होती है, या हम कहें स्वरों में भी बहुत ज़्यादा जो है कॉम्बिनेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग जो कहा जाए, या एक तरह से हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहें कि बिल्कुल एक शास्त्रीय राग पर बना हुआ है, ऐसे नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। लोकगीतों में अधिकतर औड़व जाति के लोकगीत बहुत अधिक पॉपुलर है, क्योंकि औड़व जाति के राग जो हैं बड़े नेचुरल मिलते हैं। तो ऐसे रागों पर आधारित जैसे भोपाली है, दुर्गा है, धानी है, सारंग है, देस है, इस प्रकार के रागों में बहुत
से लोकगीत मिलते हैं, लेकिन स्थानों के आधार पर भी वो अलग हैं। जैसे कि मांड राग जो है वो आपको राजस्थान में बहुत अधिक सुनने को मिलेगा। पहाड़ी राग है, दुर्गा है, इस तरह के ये पहाड़ी क्षेत्रों में आपको अधिक सुनने को मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि लोकगीतों का संसार एकदम अलग है। अब हम बात करते हैं कि शास्त्रीय संगीत में कल्पना का कहाँ पर स्थान होता है। कल्पना यानी इमेजिनेशन। तो आपका पहला प्रश्न होगा कि हम क्या इमेजिन करने जा रहे हैं, क्या कल्पना करने जा रहे हैं, और इसका जो है शास्त्रीय संगीत से क्या संबंध है। देखिए, शास्त्रीय संगीत की मुख्य शैलियों में ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना इत्यादि आते हैं। उपशास्त्रीय में ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, इस तरह की चीज़ें उपशास्त्रीय संगीत में आती हैं। और जब हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की बात करें तो वहाँ पर भी ये जो मसीद खानी गत, रज़ा खानी गत, ध्रुपद, इस ध्रुपद नहीं, मैं कहूँ कि धुन की बात कहूँ कि धुन इस तरह से बजाई जाती है, या कुछ रचनाएं जो प्रस्तुत की जाती हैं, तो वो भी, उन रचनाओं में भी कल्पना का बहुत अधिक स्थान है। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरणों के साथ में आपको बताती हूँ, क्योंकि विद्यार्थी को इस तरह की जानकारी होना बेहद बेहद आवश्यक है। एक प्रश्न जो हर विद्यार्थी जो है उसके मस्तिष्क में आता ही होगा, और कुछ मुखर रूप से उसको पूछते भी हैं कि जब आप राग का विस्तार करते हैं, जब आप किसी राग को गाते हैं, तो उस विस्तार को आप कैसे करते हैं, उसको आपको कैसे पता चलता है कि अब आप स्वर विस्तार कर रहे हैं, राग का चलन आप जब उसकी बढ़त कर रहे हैं, तो वो कैसे आप उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर एक उत्तर दूंगी, कल्पना के आधार पर। यानी हम कल्पना को यहाँ पर बहुत अधिक महत्व देते हैं, लेकिन कल्पना के साथ साथ रागों के नियमों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। और आप देखिए, यही एक ऐसा मापदंड है, यही एक ऐसा ठोस पॉइंट जिसे है, जिसके आधार पर घंटों कोई गायक या कोई वादक अपने राग का आनंद ले सकता है, राग को गाता है, या राग को की बढ़त करता है, या हम कहें कि उस रचना को जो है घंटों जो है उसको बजा सकता है। तो ये इतना समय कैसे, ये बड़ा आश्चर्य की बात लगती है सबको कि इतने समय तक एक ही राग को, राग दरबारी है, राग ललित है, राग मारवा है, या बहुत से राग हैं, इनको इतने घंटों तक कोई कैसे गा सकता है। ये प्रश्न तो आता ही है। ये इस प्रकार से गा सकता है कि वहाँ पर उसकी अपनी एक कल्पना शक्ति, वहाँ पर उसकी अपनी एक यात्रा जो है वो शुरू होती है, और वो अपनी उस यात्रा में उस कल्पना को लेके क्रिएटिविटी जो है वहाँ पर वो दिखाता है। तो अब आपको उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि एक राग है, राग भैरव, प्रातःकालीन राग है, और इस राग के आरोह और अवरोह कैसे हैं ये आपको बताती हूँ। अब जब हम कल्पना का सहारा लेते तो राग को किस प्रकार से बढ़त की जाती है, ये आप देखिए। इस कल्पना को बढ़त, विस्तार, चलन, ऐसे अनेकों नाम दिए गए हैं। अब इसका आरोह अवरोह भैरव का सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा तो आप देखिए, ये सातों स्वर इस राग में प्रयोग हो रहे हैं, और इन सातों रागों में, सातों स्वरों में जो है
आप देखिए ऋषभ और धैवत इस राग में हमेशा कोमल है, चाहे वो आरोह है चाहे अवरोह, इसलिए संपूर्ण जाति का राग है। तो मात्र आरोह और अवरोह जानने के बाद हम अगला स्टेप लेते हैं पकड़। ग म द प ग म रे सा, ये इसकी पकड़ हो गई। विद्यार्थियों को बता दिया गया कि आरोह है, अवरोह है और पकड़ है, मात्र इससे राग तो कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी कल्पना शक्ति या हमारे राग का विस्तार या राग का चलन जो है वो काम आता है। कैसे? अब हम इसका विस्तार करते हैं, यानी कि ये राग हमें पता है कि इसके नियमों के आधार पर, जैसे हमने कहा कि संपूर्ण जाति का है, ऋषभ और धैवत कोमल होंगे और पकड़ जो है ग म द प ग म रे सा, ये स्वर समुदाय राग का वो एक पहचान जो है जिससे राग की होती, ऐसा स्वर समूह है। अब हमने कहा कि राग गंभीर है, शांत है, मंद्र मध्य तार तीनों में खिलता है, लेकिन प्रातःकालीन रियाज के लिए राग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कल्पना से हम इसका विस्तार तीनों सप्तकों में करते हैं। तो पहले धा सा गा मा गा मा सा वही तो स्वर है। मैं तो उन स्वरों को गा रही हूँ और अपने आप को उस राग में अपनी कल्पना को लेकर जा रही हूँ। सादा दा रे दा सा सा गा गा म रे सा दा रे धा सा सा दा गा मा दा सा रे दा द रे सा सा गा तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा अभी आलाप नहीं किया, लेकिन मेरी कल्पना शक्ति मुझे ये कह रही है कि आप मंत्र का विस्तार कीजिए, पंचम पर ठहरिए और धैवत से ऋषभ पर, धैवत से षड्ज पर, मंद्र धैवत से षड्ज पर और मंद्र धैवत से मध्य सप्तक के कोमल ऋषभ पर आप जाइए, मींड और लाग का काम कीजिए। तो इस कल्पना शक्ति के अंतर्गत मैं इस प्रकार का बढ़त कर रही हूँ। अब इसी बढ़त को ग म द प za ग म द प दा म म प ग म रे सा, ये
कल्पना से जो मैं आगे अपनी एक तस्वीर बना रही हूँ, एक पेंटिंग बना रही हूँ, तो वो मेरी कल्पना उसके हर पग पर मेरा साथ दे रही है। महज आरो अवरो नहीं कर रही हूँ। बंदिश के साथ देखें तब भी ये आ रहा है, अनहद नाद अंतर गूंजे, अनहद नाद अंतर गूंजे, आहत नाद ताको प्रकाश, आहत नाद ताको प्रकाश, देखिए यहाँ पर भी तो मेरी कल्पना से मैं उसी तरह का आलाप विस्तार कर रही हूँ। कल्पना शक्ति तो यहाँ पर पूरी तरह से छाई हुई है। कल्पना है लेकिन राग के नियम साथ में है, राग का शास्त्र साथ में है, और साथ में है बंदिश के बोल। यानी बोल को लेते हुए मैं आलाप कर रही हूँ, मैं विस्तार कर रही हूँ, तो बना बोलालाप। और यहाँ पर मुझे हर पग पग पर जो है अपनी कल्पना यानी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। सगा सगा म पा गा अब इसको बोला लाभ के रूप में देखे तो नाद 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 गूंजे, नाद गूंजे, नाद तो आप देखिए मेरा विस्तार जो है वो बंदिश के साथ अपने आप चल रहा है। मुझे पता है कहाँ पे मेरी लिमिट है, कहाँ पर मेरा राग जो है उसको बेराग न करूं, राग से अलग न जाऊं, लेकिन मैं अपने हिसाब से मेरी इच्छा हो रही है, मैं गंधार पर जा रही हूँ, मैं धैवत पर जा रही हूँ, मैं मंद्र में जा रही हूँ। तो यही तो कल्पना इस राग के अंतर्गत कल्पना का आधार है। दरे सागा 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 मदा सागा मदा यदि बंदिश कुछ और है, देखिए राग का एक बेसिक तो वही रहेगा, लेकिन यदि बंदिश के बोल अलग है, बंदिश कोई और है, तो हम उसमें उसके बोलों का क्या अर्थ है, उसके भाव को दर्शाते हुए जो है हम अपनी कल्पना को उस और ले जा सकते हैं। कैसे? धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन
हमने यहाँ पर थोड़ा सा भाव के आधार पर हमने अपनी कल्पना को राग के अंतर्गत रखते हुए कहीं और लेकर गए। शब्द जो हैं, जो साहित्य है, वो भी उस भाव के को उजागर करने में या कल्पना को आगे बढ़ाने में बंदिश के बोलों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, या मैं कहूँ जागिए गोपाल लाल, तो वो हम उसको उठाने का एक कृष्ण को, गोपाल को उठाने का भाव है। और यहाँ पर धन धन मूरत कृष्ण मुरारी ने कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की मूरत को देख के जो है बिल्कुल समर्पण का भाव जो है वो यहाँ पर है। तो राग के जो स्वर हैं उसके कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से उनको उनका उच्चारण करना, इस प्रकार से उसको गाना कि वो कल्पना, वो भाव जो है वो सामने उजागर हो। और कल्पना अपने आप में उस चीज को इमेजिन करके जो है स्वरों का वैसे ही प्रयोग उसका होना चाहिए, लेकिन नियमों के अंतर्गत, तभी तो वो शास्त्रीय रहेगा। मुरारी कल्पना की जहाँ तक बात हम करते हैं तो ये जब विद्यार्थी शुरू में बिल्कुल जब संगीत सीख रहा होता उस समय ये ऐसा हो नहीं पाता कि वो कल्पना करने लगता है, क्योंकि उसको उस समय राग के नियम, राग के स्वरों को सही जगह से लगाना, सही प्रकार से उसका गाना, सही प्रकार से उच्चारण करना, बंदिशों को सही तरीके से सीखना, उसका ज्यादा फोकस इस पर होता है। जब थोड़े समय उसको अभ्यास करते हुए हो जाता है तब वो स्वरों के साथ खेलना शुरू होता है, यानी स्वरों के साथ अपनी कल्पना शक्ति को साथ साथ लेके आगे बढ़ता है। इसी पर हम और आगे आपको और विस्तार से बताएंगे, और तब तक आप इस राग का अभ्यास कीजिएगा।